वही हो गया जिसका पूरी दुनिया को डर था दोस्तों। इट्स नॉट लाइक कि किसी ने ड्रोन मारा है। फाइटर जेट्स हैव टेकन ऑफ एंड बॉम्ब्ड दिस प्लेस। ईरान ने अपना आखिरी गेम खेल लिया, आखिरी पत्ता डाल दिया, द लास्ट रोल ऑफ द डाइस। ये ईरान का, जिसको हम लोग हिंदी में कह देते हैं ना, ब्रह्मास्त्र, नया तरीका ईरान को निकालना पड़ेगा लोगों को दर्द देने का, क्योंकि अब इसने सबसे बड़ा जो दर्द दे सकता था इसने दे दिया इकोनॉमिकली। यू हैव टू स्टिक विथ योर आर्म्ड फोर्सेस व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ वॉर। ऐसा नहीं कि आपका मन खराब हो गया, आपने बोला क्या यार बकवास छोड़ो, बंद करो। Don't take him seriously, but take the American military very, very seriously. They have a capacity of destruction that the world has never seen. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। वही हो गया जिसका पूरी दुनिया को डर था दोस्तों। मैं उसके बारे में आज डिटेल में बताऊंगा कि उससे आपकी और मेरी जिंदगी में क्या असर पड़ेगा। लोग अवॉइड कर रहे थे इसके बारे में बात करना। लोग ये सोच रहे थे कि ये भगवान करे ना हो, और वो चीज हो गई है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो पूरा मामला है बाबल मंदेब का, जिसके बारे में हम कई बार पहले डिस्कस कर चुके हैं, इससे होगा क्या, ये ईरान का भी डेस्परेशन दिखाता है दोस्तों। ये जो इतनी एयर स्ट्राइक्स हुई है ना अमेरिका की, उसके बाद ईरान ने फैसला लिया। ये कहना कि साहब आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे मारेंगे, यहां मारेंगे, तब हम ये कर ना, ये दिस इज द लास्ट थ्रो ऑफ द डाइस। इससे बड़ा हथियार था नहीं ईरान के पास, और ईरान ने अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल कर लिया। चलिए आज ईरान के सबसे बड़े हथियार के बारे में बात करते हैं। जो हूथी हैं उन्होंने नेवल ब्लॉकेड कर दिया है, और यमन के हूथी मूवमेंट हैज अनाउंस्ड एन इमीडिएट नेवल ब्लॉकेड ऑफ सऊदी अरेबिया। द हूथी सेड द ब्लॉकेड वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एन आई फॉर एन आई, asserting the right to respond to the blockade with a blockade and all escalation with escalation। अच्छा, बात यह है कि ये जो ब्लॉकेड चल रहा है, जिसके बारे में हूथी बात कर रहे हैं, ये सना जो है ना, यहां पर ये हूथियों का अड्डा है। ये बहुत पुराना मैटर है, लेकिन अभी जो ये हरकत में आए हैं, आई फॉर एन आई, इनको तब आई फॉर एन आई नहीं हुई थी जब ओरिजिनली ब्लॉकेड शुरू हुआ था। अब इन्होंने क्या किया है, दे हैव स्टार्टेड मेकिंग श्योर दैट सऊदी अरेबिया सफर्स। और हो कैसा रहा ये मैं मैप पे आपको बताऊंगा। The announcement came days after Houthis accused Saudi Arabia for attacking Sana'a International Airport, although Yemen's internationally recognized government claimed responsibility, saying it was to prevent an Iranian aircraft from landing। ये स्टोरी हम पहले कवर कर चुके हैं दोस्तों। मैं आपको शॉर्ट में एक बार बता देता हूं कि कुछ दिन पहले जो हमने स्टोरी कवर करी थी, अगर ये सना है, सना हूथियों का कैपिटल है, तो यहां पे ईडन है इसके आसपास, जो कि एक फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड सरकार है यमन की। लेकिन हूथी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। हूथी कहते नहीं, हमारा अपना इलाका है। तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, सऊदी अरब भी रिकॉग्नाइज करता है उसको, और यानी कि यूनाइटेड नेशंस भी उसको रिकॉग्नाइज करता है कि ये जो गवर्नमेंट है, ये यमन की प्रॉपर गवर्नमेंट है, जो लीगल गवर्नमेंट है। इट इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। हूथीज लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल एट सऊदी अरेबियाज आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये, और ये हम बात कर रहे हैं 13 जुलाई की दोस्तों। हम तकरीबन एक हफ्ता पहले की बात कर रहे हैं, राइट। अटैक ऑन सऊदी अरेबिया यहां पे, और अटैक ऑन यमन, सना यहां पे। अब इससे हुआ क्या है, सना में एयरपोर्ट पे हमला करा, आपको पता है, और आभा में भी एक एयरपोर्ट था, वहां पे हमला किया। शक कहां पे है, शक यह है कि एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, यानी कि हवाई जहाज से एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। जाहिर सी बात है, इट्स नॉट लाइक कि किसी ने ड्रोन मारा है। फाइटर जेट्स हैव टेकन ऑफ एंड बॉम्ब्ड दिस प्लेस, सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहां पे जो ईडन है, जो कि फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है, जो जगह है जहां पे ये गवर्नमेंट यमन की लोकेटेड है, इन लोगों के पास जहाज नहीं है ये काम करने के लिए। तो ये सवाल आ रहा है सबके सामने कि जब तुम्हारे पास कोई एयरफोर्स नहीं है, कोई पुराने MiG 21 थे, इनके वो खत्म हो गए सिविल वॉर के दौरान, लेकिन यहां पे लोग कह रहे हैं ये एयर स्ट्राइक्स तुम कर कैसे सकते हो? हाउ कैन यू डू एन एयर स्ट्राइक? आप तो पॉसिबल, आपके पास तो है ही नहीं एयर पार, आप एयर स्ट्राइक कैसे कर सकते हैं? और फाइटर जेट आए हैं, फाइटर जेट ने रॉकेट्स मारे हैं एयर टू सरफेस, और काफी नुकसान पहुंचाए, चले गए। तो इन लोगों ने जवाबी कार्रवाई करी आभा। अच्छा, इन लोगों ने लॉन्च करी बैलिस्टिक मिसाइल्स, यानी कि हूथियों के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और हूथियों ने यहां से इजराइल पर भी हमला कर रखा है, नॉर्दर्न इजराइल पर हमला कर रखा है। हाइफा पोर्ट के आसपास इन लोगों ने, हाइफा रिफाइनरी के आसपास भी बहुत इन्होंने डैमेज करा है।
तो दे आर वेरी वेल इक्विप्ड. दैट फॉलोड फाइटिंग बिटवीन हुथी एंड गवर्नमेंट फोर्सेस इन होदेदा 2022, थ्रेटनिंग 4 years of fragile calm since the signing of temporary truce. तो जो मैं आपको कह रहा था ना कि अभी तक क्यों नहीं करा, अब इनको ट्रूस से भी शिकायत है हुथियों को. एनीवे, तो ये काम पूरा हो गया है. और किस तरीके से सऊदी अरब को ब्लॉक करेंगे? सऊदी अरब का जो ऑयल एम्बार्गो है वो क्या करेंगे? दिस इज थ्रू बाब अल मंदेब. ठीक है जी. अब मैं आपको नेक्स्ट और उसके बाद वाली स्लाइड में बताऊंगा मैंने ऐसा क्यों बोला कि ईरान ने अपना आखिरी गेम खेल लिया, आखिरी पत्ता डाल दिया, द लास्ट रोल ऑफ द डाइस. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं. ये हमने लिया है अल जजीरा से दोस्तों. और बाब अल मंदेब स्ट्रेट लिंकिंग द रेड सी एंड द गल्फ ऑफ एडन इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड. ये हम बता चुके हैं आपको. ये बाब अल मंदेब है, जो आपको काला स्टार दिखाई दे रहा है, ये बाब अल मंदेब है. और ये जिबूटी है. यहां पे जिबूटी में भी मिलिट्री बेसिस हैं, दुनिया भर के हैं. यहां पे 4-5 देशों के बड़े बड़े मिलिट्री बेसिस हैं. यूएस का भी मिलिट्री बेस यहां पे है जिबूटी में. लेकिन जिबूटी जो है वो आता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, है बहुत पास, लेकिन जिबूटी इज पार्ट ऑफ अफ्रीका. ठीक है. अब at its narrowest point, the strait is 29 kilometers wide and serves as a key route to vessels transiting the Suez Canal. यानी कि अगर आप देखें ऊपर, इसके ऊपर अगर आप देखेंगे सुएज कैनाल को, तो इजिप्ट का है सुएज कैनाल. तो वहां से जब लोग आते हैं तो यहां के थ्रू यहां जाते हैं, और यहां से जब लोग आते हैं अरेबियन सी से बाब अल मंदेब के थ्रू रेड सी पार करते हुए फिर वो सुएज कैनाल से जाते हैं. तो एक रूट है पूरा. In 2024, approximately 4.1 billion barrels of crude oil and refined petroleum products passed through the strait, accounting for about 5% of global oil shipments. तो लोग कहते हैं साहब 10% of global trade. मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि यहां पे सिर्फ तेल नहीं जाता. हमें ऐसा लगता है तेल और गैस नहीं, यहां से और सामान भी जाता है. अब दोस्तों मानिए कि भारत को यूरोप कुछ भेजना है बाय शिप, गाड़ियां भेजनी है, मोटरसाइकिल्स भेजनी है, और माइक्रोवेव ओवन्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, जो भी भारत में काफी चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं. तो भारत को अगर वो भेजना है, भारत भेजेगा कैसे अगर शिप से भेजना है? तो हाउ विल इंडिया रीच यूरोप? इंडिया विल रीच यूरोप थ्रू दिस एरिया ओनली. यही तो है. इसके अलावा क्या रूट है? जब चाइना भेजता है, चाइना कहां से भेजता है? तो यहां से सिर्फ तेल की आवाजाही नहीं है, यहां से पूरा एक इकोसिस्टम ब्लॉक होता है दोस्तों. सऊदी अरेबियाज 1201 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, जिसको पेट्रोलाइन कहते हैं, ये 1980s में बनी थी. और ये 7 मिलियन बैरल ऑयल पर डे फ्रॉम द अबकैक ऑयल फील्ड टू द रेड सी पोर्ट ऑफ यनबू, और इसको एरमको ऑपरेट करता है. यानी कि अबकैक ऑयल फील्ड ये वाली है, और ये काला आप देख रहे हैं पूरा, ये मैं यहां पे रेड कर देता हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ये आता है यनबू, इधर टर्मिनेट होता है. इसको दोस्तों ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन कहते हैं, पेट्रोल लाइन भी कहते हैं. और इसी के ऊपर हमला करा था ईरान ने. ये हम लोग नहीं कहते दोस्तों कि एरामको पे ड्रोन मार दिए, मिसाइल मार दी, और ऑयल का शिपमेंट जो है उसको डिसरप्ट कर दिया. वो यहीं पे मारी थी इन लोगों ने. ये वाली पाइपलाइन थी जिसको अटैक किया. अच्छा, यानी कि कहने की बात यह है, अगर आप इसको समझें, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है. तो किसी को अगर यह लगता है कि आप यहां पे पोर्ट बना लेंगे या आप यहां पे पोर्ट बना लेंगे, और आप ये सोचेंगे कि सामान आप यहां से ले जाएंगे और यहां से कर देंगे, आपको इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. अगर इंडिया भी चाहे, इंडिया को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. देखिए ना, साफ सीधी बात है. यहां पे जो ऑयल, ये तो ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई लेना देना ही नहीं है. लेकिन अगर ईरान को ऐसा लगता है कि कोई भी देश ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, अब ये तो 1980s में बना, ये तो आज तो नहीं बना है इंफ्रास्ट्रक्चर. लिखा है ना यहां पे 1980s में बना है पेट्रोल लाइन. तो ये है तकरीबन 1201 किलोमीटर लंबा, 1201 किलोमीटर लंबा ईस्ट वेस्ट. इसकी कहानी यह है कि अगर इसको यहां पे खतरा लगा तो वो यहां पे हमला करेगा, 100% करेगा हमला, और वो कर चुका है पहले. अब यहां पे देखिए साहब, शिप ट्रैकिंग डेटा फ्रॉम Kepler and Signal Ocean showed that shipments from Yanbu averaged 4 million barrels per day in recent weeks, up from around 973,000 barrels per day a year earlier, according to Reuters. तो 4 गुना से ज्यादा इसमें बढ़ोतरी आई है. अब लोगों के मन में डर है कि साहब वहां से कुछ ले जाएंगे तो हो जाएगा. अगली स्लाइड में जाने से पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि मैं क्यों समझ रहा हूं कि ईरान की हालत थोड़ा सा पतली है. ईरान ये अवॉइड कर रहा था. आप समझ लीजिए 28 तारीख को
28 फरवरी को सुप्रीम लीडर को मार दिया, आधी कैबिनेट साफ कर दी। ठीक है, जो बच गया इसका मतलब वो उस बिल्डिंग में था नहीं। जो आज की तारीख में लोग बयान दे रहे हैं, इसका मतलब वो जो लोग थे वो उस बिल्डिंग में नहीं थे, क्योंकि वहां पे जो उस कमरे में जो हॉल में थे सुप्रीम लीडर के साथ, वो तो सबके सब साफ हो गए। और जो थोड़े से दूर भी थे वो बहुत बुरी तरीके से चोटिल हुए, जैसे कि मुश्तबा खमेनी जो आज की तारीख में सुप्रीम लीडर है। तो जब ये सब हो रहा है तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि ईरान जो है, ईरान अब डेस्परेट है? उसका कारण यह है कि ये जो पत्ता है ना, ये बाबल मंदेब वाला, ये बाबल मंदेब वाला पत्ता ईरान ने एंड के लिए बचा के रखा था। ये ईरान का, जिसको हम लोग हिंदी में कह देते हैं ना, ब्रह्मास्त्र। अब देखिए, ईरान ने हॉर्मुज को ब्लॉक करके दुनिया को परेशानी में डाला। इसके बावजूद अमेरिकन बमबारी कर रहे हैं ना बमबारी। और जब पहली बार उसने बमबारी करी थी ईरान ने, तब यूएई ने और सऊदी अरब ने जवाब भी दिया था, जवाब पूरा दिया था, और यह भी हमने कवर कराया था चाणक्य डायलॉग्स में। कहने की बात यह है कि बाबल मंदेब को ब्लॉक करना, इसके बाद ईरान क्या ब्लॉक करेगा? आपने हॉर्मुज ब्लॉक कर दिया, आपने बाबल मंदेब ब्लॉक कर दिया, अब बताओ नेक्स्ट क्या ब्लॉक करना है? हवा पानी थोड़ा ना ब्लॉक कर दोगे भाई, सूरज की रोशनी थोड़ा ना ब्लॉक कर दोगे, और क्या ब्लॉक करोगे? क्या इससे दुनिया को फर्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन दोस्तों बात यह है कि नाउ ईरान विल हैव टू डिवाइस न्यू मीन्स ऑफ इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर्स। नया तरीका ईरान को निकालना पड़ेगा लोगों को दर्द देने का, क्योंकि अब इसने सबसे बड़ा जो दर्द दे सकता था इसने दे दिया इकोनॉमिकली। अब ये कुछ नहीं कर सकता, इससे ज्यादा ईरान के पास पत्ते नहीं है। हां, ये पाइपलाइन पर अटैक कर देंगे, पोर्ट्स पर अटैक कर देंगे, ये सारी की सारी चीजें हैं, लेकिन आप पोर्ट्स पर अटैक करेंगे तो भारत को क्या फर्क पड़ेगा? आपने चलिए सऊदी अरब के यहां पे अब क्या एक ऑयल फील्ड को आपने धुआं धुआं कर दिया। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, कहना नहीं चाहिए, भगवान ना करे ऐसा हो, एक बात कह रहा हूं। आपने अब क्या एक ऑयल फील्ड को आपने धुआं धुआं कर दिया। भारत को तो तब पता लगेगा ना कि जब यहां से तेल आ रहा है और यहां पे रुक रहा है, तो भारत कहेगा यार तेल जो था वो तो भारत पहुंचा नहीं, तो भारत को फर्क पड़ा। तो ये अब क्या एक ऑयल फील्ड जिससे कि एक्चुअली यनबू तक जा रहा है। मैं एक बात बता रहा हूं आपको कि अगर यहां से भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जा रहा है और वो भारत नहीं आ पा रहा, तो ये ऑयल फील्ड रहे न रहे भारत के लिए तो बराबर है। इट्स द सेम फॉर एनी कंट्री। ये चाइना के लिए बराबर है। और क्या इससे चाइना डैमेज नहीं हो रहा? क्योंकि यहां पे नेवल ब्लॉकेड लगा हुआ है गल्फ ऑफ ओमान में, यहां पर देयर इज एन अमेरिकन नेवल ब्लॉकेड। तो जो तेल ये औरों का रोक रहा है, ईरान का भी तेल रुका हुआ है। ईरान का भी तेल रुका हुआ है दोस्तों आज की तारीख में। और ईरान को यह पता नहीं लग रहा कि वो क्या करे, क्योंकि पैसे वहीं से मिलते थे। जब वो चाइना तेल बेचते थे तब चाइना इनको पैसे देता था या मदद देता था। नाउ दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू सेल दैट टू चाइना बिकॉज यूएस इज नॉट अलाउइंग द ऑयल टू पास थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये इन्होंने अपना आखिरी डेस्परेशन में आके पत्ता खेल दिया। अब ये दोस्तों थोड़ा सा समझाने के लिए है, अल जजीरा से भी हमने लिया है कि बाबल मंदेब इंपॉर्टेंट क्यों है एनर्जी ट्रेड के लिए और वगैरह। ये बाबल मंदेब का जो इलाका है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इतना जरूरी क्यों है, क्यों लोग पिछले 24 घंटे, हम तो बहुत पहले से बोल रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि मेरा एक पुराना वीडियो आप देख लीजिए जरा। और ये कहते हैं नो फोर्स कैन रीओपन इट, हुथीज थ्रेटन बाबल मंदेब क्लोजर आफ्टर ईरान शट्स हॉर्मुज। अब ये भी यहां पे काम होगा, आप देख लेना, ये भी काम होगा दोस्तों। ये बाबल मंदेब है, ये नीचे वाली जो ब्लू लाइंस है दिस इज बाबल मंदेब, ठीक है ना। तो बेसिकली बाबल मंदेब जो है ये स्ट्रेट है, ये कनेक्ट करता है रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से, ठीक है। एंड ये बीच वाले इलाके को बाबल मंदेब कहते हैं। ये इलाका हुतियों का है, ये इलाका, ये पूरा का पूरा इस जमीन का जो टुकड़ा है हुतियों का है। यहां पे हुतियों ने कैप्चर कर रखा है पूरा इलाका एंड देव गॉट हेवी वेपनरी। और रादर हुतियों के पास दोस्तों ऐसी ऐसी मिसाइल्स भी हैं कि यहां से उन्होंने फायर करा था, कुछ हफ्ते पहले की बात है, डायरेक्ट इजराइल। ये डायरेक्ट यहां से हजारों किलोमीटर दूर इजराइल पे मिसाइल मारने की ताकत है। वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, बाय द माइट ऑफ अल्लाह इफ सना डिसाइड्स टू क्लोज द बाबल मंदेब। सना, अब दोस्तों जो सना है ये जिसकी बात कर रहे हैं, सना कैपिटल है जो कि लगभग यहां पे है, इसी के आसपास है कहीं पे सना। इट इज द कैपिटल सिटी जो कि हुथियों के बिल्कुल कंट्रोल में है, अंसार अल्लाह के कंट्रोल में है। बाय द माइट ऑफ अल्लाह इफ सना डिसाइड्स टू क्लोज द बाबल मंदेब देन ऑल ऑफ मैनकाइंड एंड जिन विल बी अटरली पावरलेस टू ओपन इट। दोस्तों इसमें मैंने साफ बताया है कि ईरान करेगा ये काम, ईरान करेगा। कोई बहाना कुछ भी हो सकता है कि यार आप लोगों ने हुथियों के ऊपर ब्लॉकेड कर रखा है, लेकिन ईरान ने बोल दिया। और ये भी लोग कह रहे हैं कि IRGC का प्रेजेंस है सना में,
इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, खासतौर से कुद्स फोर्स, उनका प्रेजेंस है सना में और वो डायरेक्ट कर रहे हैं फायर और वो बता रहे हैं हुतियों को कि तुम ये करो ये करो ये करो। उनकी लीडरशिप है यहां पे बैठी हुई सना में। अब सुनिए, बात यह है कि सऊदी अरब एशिया अपना तेल भेजता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज ओपन, द बाब अल मंदेब इज आल्सो अ क्रूशियल पैसेजवे फॉर गल्फ स्टेट्स बिसाइड सऊदी अरेबिया टू एक्सपोर्ट द क्रूड ऑयल एंड गैस टू यूरोप वाया सुएज कैनाल। अब ये सुएज कैनाल भैया ये ऊपर निकल गया, यहां से, जैसा मैंने आपको बताया था, यहां से निकल गया, ये मेडिटेरेनियन सी है, थोड़ा ऊपर साइप्रस है, तुर्की है, ग्रीस है, फिर वो पूरा तामझाम यूरोप का शुरू हो जाता है, बिल्कुल इसके ऊपर, नॉट वेरी फार, स्ट्रेट अप देयर। तो ये जो है कि बोथ शट दैट विल ब्लॉक 25% और अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल एंड गैस सप्लाई। ये एक चीज है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट फ्यूल, यही स्टोरी मैं आपको समझा रहा था पिछली स्लाइड में। भाई ये सिर्फ तेल का मामला नहीं है। अबाउट 10% ऑफ ग्लोबल ट्रेड सेल्स थ्रू द बाब अल मंदेब इंक्लूडिंग कंटेनर शिफ्ट फ्रॉम चाइना, इंडिया एंड अदर एशियन कंट्रीज टू यूरोप। वही बात मैंने आपको पिछले उसमें समझाई थी कि भाई बाब अल मंदेब ब्लॉक हो गया, अब ये इंडियन ओशन है, ठीक है ना, ये पूरा अरेबियन सी है, इंडियन ओशन। यहां से आप चलिए, मैं ये कहता हूं कि आपके मुंबई से या आपके गुजरात से आपके बड़े बड़े पोर्ट हैं वहां पे, और आपके बिल्कुल जिसको कहते हैं कि हमारा ईस्टर्न जो कोस्ट लाइन है, वहां पे बड़े बड़े पोर्ट्स हैं जिससे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट भी होता है, सब कुछ होता है। अगर आप वहां पे देखेंगे तो वहां से सामान आया, जब वो सामान आया, भारत का सामान आया, यहां से आया भारत का शिप, वो भी यहां से जाएगा और फिर यहां से करके वो यूरोप पहुंच जाएगा। एक बार मेडिटेरेनियन सी में पहुंच गया वो, तो आप मान के चलिए कि लगभग वो यूरोप में घुस गया है। एक बार उसने सुएज कैनाल पार करके ऊपर चला गया तो इट्स जनरली अज्यूम टू बी इन यूरोपियन वाटर्स। अब ये सिर्फ ये नहीं है कि यहां से तेल जाता था, नहीं, एक तेल का रास्ता अगर हम ये कह देंगे डॉट्स बनाएंगे, ये तेल, लेकिन बाकी सामान भी तो जाता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो दोनों ही हो रहे हैं। अगर लेटर से अगर भारत को अफ्रीका कुछ भेजना है, चाइना को अफ्रीका कुछ भेजना है, जिबूटी भेजना है, सोमालिया भेजना है, एरिट्रिया है, सूडान है, इजिप्ट है, अगर भारत को ये सब चीजें, और वहां पे बहुत भारतीय सामान मिलता है, खासतौर से मोटरसाइकिल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है भारत के, बहुत ज्यादा अफ्रीका में चलते हैं, आप देख लीजिए कहां। तो दे हैव ब्लॉक्ड नॉट जस्ट फॉर सऊदी अरेबिया, they have blocked for China, they have blocked for India, they have blocked for everybody. Elizabeth Kendall, a Middle East specialist and president of Girton College, University of Cambridge, told Al Jazeera that the blockade of Bab al-Mandeb Strait would create a nightmare scenario. She said that if restrictions on the Strait of Hormuz coincide with escalating restrictions on Bab al-Mandeb, it could severely disrupt, if not cripple, trade towards Europe, making the situation highly dependent on future developments. इसीलिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैंने बहुत पहले एक बात बोली थी और मुझे बहुत लोगों ने उल्टा सीधा भी बोला। मैंने बोला कि इस पूरी लड़ाई में ना कमजोर कड़ी डोनाल्ड ट्रंप है। ये कमजोर कड़ी डोनाल्ड ट्रंप है, इसका मूड बदलता रहता है, और इफ यू गो टू अ वॉर, आपका हर दिन मूड नहीं बदल सकता। यू हैव टू स्टिक विथ योर आर्म्ड फोर्सेस व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ वॉर। ऐसा नहीं कि आपका मन खराब हो गया, आपने बोला क्या यार बकवास छोड़ो, बंद करो। आप प्रेसिडेंट हैं यूएस के, वो तो बंद कर देंगे, लेकिन उनको नुकसान होगा। यू हैव टू गिव इट टाइम, है ना, आपको समय देना पड़ेगा जब आप अटैक कर रहे हैं। तो ये पूरा सिनेरियो मैंने आपके सामने पेंट कर दिया दोस्तों। ये भारत के लिए भी नुकसानदायक है, चाइना के लिए, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हम लोगों की यूरोप की सप्लाई लाइन यही है, यही लाइन है जिससे पूरा का पूरा मामला सप्लाई होता है। आप तेल को छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आप तेल को छोड़ दीजिए। हॉर्मुज आपने बंद कर दिया, उससे भारत को क्या इंपैक्ट पड़ता है? भारत जो सामान भेजता है ओमान में, यूएई में, कतर में, बहरेन में, कुवैत में, इराक में, सऊदी अरब में, भारत सामान कैसे भेजेगा? या तो फिर भारत यहां पे कहीं टच डाउन करे, यहां पे कोई पोर्ट हो, फिर यहां से गाड़ियों में ले जाए ऊपर और फिर ऐसे इस तरीके से सप्लाई करे। दैट इज वन पॉसिबिलिटी, बट इट मेक्स इट मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, अब इतनी दूर तो जनरली दे वुड नॉट अटैक, बट कोई भरोसा नहीं। अगर ये लोग यहां पे मार सकते हैं ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन में, तो फिर कहीं पे भी मार सकते हैं। यहां पे दोस्तों गार्डियन कहता है कि ये 20 जुलाई की जो स्ट्राइक्स हैं यहां पे, ये तबरीज में हुई हैं और बुशहर में हुई हैं, और जो पलटवार करा है वो कुवैत में हुआ है। मैं आपको आज एक चीज बता दूं दोस्तों, मैं थोड़ा सा एक प्रिडिक्शन करना चाहता हूं आपके सामने। अगर ये एयर स्ट्राइक्स अमेरिका की ऐसे ही चलती रही 10-15 दिन और अगर ऐसे चलती रही, तो आप देखेंगे कि ईरान का जो रिस्पॉन्स है ना, मिलिट्री रिस्पॉन्स की बात कर रहा हूं मैं, मिलिट्री रिस्पॉन्स ईरान का 15 दिन के बाद, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, आप इनके मिलिट्री रिस्पॉन्स को देखेंगे कि धीरे 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 कम हो रहा है।
ईरान का मिलिट्री रिस्पॉन्स कम हो रहा है। अभी भी आपने देखा है पिछले 10 दिनों से ईरान का मिलिट्री रिस्पॉन्स पहले जैसा नहीं है। तो जो यूएस कह रहा है, यूएस एक्चुअली कर भी रहा है ग्राउंड में। दे आर डिग्रेडिंग द कैपेसिटी एंड द कैपेबिलिटी ऑफ द इरानियंस टू फाइट। आप ट्रंप के बॉम्बास्टिक कमेंट्स, फॉरगेट अबाउट व्हाट डोनाल्ड ट्रंप सेज, ही सेज फनी स्टफ ऑल द टाइम, राइट? Don't take him seriously, but take the American military very, very seriously. They have a capacity of destruction that the world has never seen. अगर उनको आप खुला छोड़ दें कि ठीक है तुम प्लान करो, ठोको, तो पूरे इलाके में आग लगाने का फायर पावर है अमेरिकन के पास। वो ठीक है, रिपोर्ट आती है उनकी मिसाइलें कम हैं, ये कम है। किससे कम है? अमेरिकन कहते हैं कि हमारे पास 10,000 मिसाइलें होनी चाहिए, 10,000 मिसाइलें होनी चाहिए। ठीक है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, दिस जस्ट एक हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल ही समझ लीजिए। बोला कि हमारे पास 10,000 मिसाइलें होनी चाहिए, हमारे पास तो सिर्फ 5 हैं। तो अच्छा, आपके पास होनी चाहिए 10,000 और हैं आपके पास 5,000, अरे 50% मिसाइल इनकी कम हो गई। लेकिन ये लड़ाई लड़ने के लिए उनके पास काफी है। तो किसी को गलतफहमी ना हो, वो 10,000 एक बना के रखते हैं वो कि साहब अगर हमें ये करना है, हाई इंटेंसिटी ऑपरेशंस करने हैं, तो आपको देखना पड़ता है ना। आप घर में राशन रखते हैं, आप कुछ देख के रखते हैं ना राशन। आप कहते हैं कि नहीं हमारे घर में 15 दिन का राशन होना चाहिए। अगर 15 दिन की जगह आपके घर में सिर्फ 1 हफ्ते का राशन, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि शाम का खाना आप नहीं खाएंगे। और इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी 10 दिन का राशन या 7 दिन का राशन आप नहीं खरीद के ला रहे होंगे। ये सब हो रहा है। US military said it had launched its 10th consecutive round of strikes in Iran to force reopening of the Strait of Hormuz. Meanwhile, US President Donald Trump signaled an escalation in tactics, saying on Monday that Iran would pay for killing US soldiers many times over after multiple service members were killed in action over the weekend. ये US Central Command का आप देख सकते हैं, US Central Command ने क्या बोला है और कहां-कहां पे अटैक्स हुए हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। और मैं ये भी प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि अगर और 15 दिन ये अटैक्स चलते रहे टिल द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, तो आप एक अनहोनी चीज देखेंगे। और वो देखेंगे कि ईरान का जो वॉल्यूम है अटैक का, वो मैं ये नहीं कह रहा कि बंद हो जाएगा, आई एम नॉट सेइंग इट विल शट डाउन। द अटैक्स विल slowly and slowly they'll come down. The frequency, the intensity of attacks will come down. और दोस्तों, ये सारी की सारी जब हम बात कर रहे हैं ईरान की, हम बात कर रहे हैं अमेरिका की, हम ये सारी की सारी बातें कर रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज ये है जो बीबीसी ने हमें बताई है, वो ये है कि हमास ने फिर खलील अल हैया को बोल दिया है कि आप ओवरऑल हमारे कमांडर हैं। ठीक है साहब, तो हमास ने अनाउंस कर दिया है कि ओवरऑल कमांडर हैं। और याह्या सिनवार, आपको पता है 2024 अक्टूबर में याह्या सिनवार को गाजा में निपटा दिया था इजरायलियों ने ढूंढ के। अब 2024 अक्टूबर के बाद हमास को 2026 में ध्यान आया कि एक लीडर भी चाहिए। मैं किसी को कम ज्यादा नहीं बोल रहा, पर एक बात आपको बतानी पड़ेगी, ये कैसा गिरोह है, ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है हमास, जिसमें 2 साल से लगभग लीडर ही नहीं है, पौने 2 साल से देयर इज नो लीडर। लीडरशिप वैक्यूम है, क्योंकि लोग मना करते होंगे ना, क्योंकि जो लीडर बनता है उसको निपटा देता है आईडीएफ, जिसका नाम अनाउंस होता है उसको थैंक यू गुड नाइट बोल देता है। तो लोगों में हिचक है कि भाई लीडर कौन बनेगा। अब डायलॉग बाजी कितनी भी करें कि मुझे शहीद बनना है, मुझे ये मौत से डर सबको लगता है। अब यहां पे देखिए, अल हैया who led Hamas in Gaza from exile, ये भी बाहर थे। ये बीबीसी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ये बता दें, कल फिर से ईरानियन एम्बेसी वाले पीछे पड़ गए मेरे। He led Hamas in Gaza from exile। ये बाहर बैठे थे भाई साहब, और बाहर से ये फोन पे गाइडेंस दे रहे थे, सैटेलाइट फोन पे गाइडेंस दे रहे थे, खुद वहां पे ग्राउंड पे नहीं थे। ये is regarded as representing the movement's hardline faction. A close associate of Sinwar, he is seen as continuing the political approach of the late Ismail Haniya. As Hamas's chief negotiator, Al Hayya led the group's delegation in indirect ceasefire talks, engaging with mediators in Egypt and Qatar. In September 2025, he survived an Israeli airstrike targeting a meeting. इसके बेसिकली आधे परिवार को, इसके 3-4 तो बेटे मार दिए, पता नहीं कितने बेटे, आई डोंट नो, बट 3-4 तो इसके मार दिए हैं एयर स्ट्राइक्स में। तो ये बन गया है हमास का हेड, और इसके हेड पे आईडीएफ ने लगा दिया होगा टारगेट, क्योंकि ये बात इजरायलियों ने क्लियर कही थी, एवरी हमास मैन इज अ डेड मैन वॉकिंग। तो दोस्तों, यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है। मैंने आपको बता दिया कि बाबल मंदे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वगैरह ये सब जो बंद कर रहा है ईरान, तो इससे दोस्तों भारत है, चीन है, ऐसे देशों को बहुत फर्क पड़ा है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट ऑयल, इट इज ऑल्सो अबाउट आवर एक्सपोर्ट्स। ऑयल के लिए तो हम डॉलर्स देते हैं ना, वी पे इन डॉलर्स फॉर ऑयल, एंड वेयर डू दोज डॉलर्स कम फ्रॉम?
दे कम फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। इंपोर्ट आप तेल नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने ब्लॉक कर दिया, और एक्सपोर्ट आप कर नहीं सकते क्योंकि इन्होंने ब्लॉक कर दिया। तो वील हैव टू फाइंड अ वे। जाहिर सी बात है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो फिर से दुनिया को कोई ना कोई आविष्कार करना पड़ेगा, कुछ नया सोचना पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख में बैड न्यूज फॉर द वर्ल्ड, बाबल मंदेव हैज बीन ब्लॉक्ड। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।